हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2020 सिविल का जो एग्जाम हुआ था 29 नवंबर का, उसके सॉल्यूशंस ब्रीफ में मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं वीडियोस में। कई क्वेश्चंस में कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी थे जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। और जो आंसर कीज वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्क्लोज की हैं, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं और बहुत जिन क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा। बिकॉज आपको 7th से लेकर आई थिंक 10th तक रेफरेंसेस के साथ चैलेंज करना है क्वेश्चंस को। बेस्ड ऑन दैट जो आंसर कीज होंगी वो रिवाइज की जाएंगी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। सो यहाँ पर वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, या साथ ही साथ वो क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट है कि उसमें रेस करने की जरूरत है कि नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया था कि एक व्हीकल है जो कि ट्रांजिशन कर्व को निगोशिएट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पर, और हमारा रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड अलाउबल जर्क इज आर एंड जे, यानी जे जो है ये हमारा अलाउबल जर्क है, जिसको मैंने आपको बताया था कि जो अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन है, जिसको यहाँ पर अल्फा बोला गया है, वो यहाँ पर जे है। तो मैंने आपको बताया था इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका ऑप्शन जो दिया है वो डी दिया है, विच इज टोटली रॉन्ग। मैंने यहां पर रेफरेंस के तौर पे एसके दुग्गल बुक का कर्व चैप्टर में यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर हमारा स्पीड v है और एक कोई व्हीकल है जो r रेडियस के कर्व पर ट्रैवल कर रहा है, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा v²/r होगा, और जो रेट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, जो कि यहाँ पर जर्क जिसे भी हम बोलते हैं v²/r/t होगा, ठीक है। तो हमें टोटल टाइम जो लगेगा ट्रांजिशन कर्व को ट्रैवर्स करने पर वो हमारा l/v हो जाएगा। तो दोनों ये वैल्यू, ये टाइम और ये टाइम हमारे इक्वल होंगे टू डिटरमाइन द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो यहां से दोनों को इक्वल करोगे बेस्ड ऑन कंफर्टेबल क्राइटेरिया, तो आपका v³ आ जाएगा, वेयर अल्फा इज द अलाउबल जर्क या अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, जो जनरली हम लोग 0.3 ले लेते हैं फ्रॉम द कंफर्ट कंडीशन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, वी हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यू हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन। इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है विद दिस रेफरेंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन था कि 1 आवर की एक रेनफॉल हो रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है और रिटर्न पीरियड हमारा 50 ईयर्स है, यानी हमारा 50 ईयर्स के बाद हमारा ये रेनफॉल इतने मैग्नीट्यूड से की हो रही है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 आवर रेनफॉल की, यानी इवेंट जो है दिस इज 1 आवर रेनफॉल इज एन इवेंट, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 आवर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा इन ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि यहाँ पर ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स का मतलब है कि हर साल 2 साल तक, 2 सक्सेसिव ईयर्स तक हर साल हमारा इस रेनफॉल के मैग्नीट्यूड या इससे ज्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर मैंने सुब्रमण्या की हमारी हाइड्रोलॉजी की जो बुक है उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। अगर हम ये माने किसी भी इवेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी p है, ठीक है, उसके अकर होने की, और उसके नहीं अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1 - p। तो हम ये लिख सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट, यहाँ पर रेनफॉल मान रहे हैं कि हमारा रेनफॉल जो है वो r टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर्स हो रही है, तो वी कैन राइट बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, वेयर PRN is the probability of random hydrological event of given magnitude, जो कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, and accidents probability occurring r times in n successive years। तो यहाँ पर 3 केसेस दिए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में। तो अगर हम देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी p occurring 2 times in n successive years, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारा n सक्सेसिव ईयर्स में हमारा 2 बार ये इवेंट अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये है n सक्सेसिव ईयर्स में 1 बार भी हमारा ये इवेंट ना हो उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, और एटलीस्ट वंस इन n सक्सेसिव ईयर्स
में होने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 माइनस 1 माइनस पी की पावर n होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन को आपको यहाँ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ बोल रहा है कि इन ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स, यानी हर साल में एक बार 2 सक्सेसिव ईयर्स तक। तो अगर यहां पर हम n की वैल्यू तो हमारी 2 सक्सेसिव ईयर्स हो गई, ईच हर साल 2 साल में हर साल हो रही है, तो यहां पर जो r की वैल्यू है वो आपको 2 लेनी है, बिकॉज 2 सक्सेसिव ईयर्स में हर साल एक एक बार होनी है, तो r की वैल्यू आपको 2 लेनी है। तो आपकी ये वैल्यू इक्वेशन बनेगी, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू पी स्क्वायर। पी हमने बताया कि रिटर्न पीरियड 1/50 की स्क्वायर हो जाएगा। क्यू हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/50 की पावर n माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 0, यानी ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वाला भी क्रॉस होके 1 हो जाएगा, तो 1.02 इंटू 0.02, तो ये आ जाएगा आपका 0.0004। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस वैल्यू से। अगर यहां पर आप 1 माइनस 1/50 रखोगे की पावर 2, तो ये हमारा 0.04 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर एटलीस्ट वंस इन n सक्सेसिव ईयर्स होता, एटलीस्ट वंस इन 2 सक्सेसिव ईयर्स होता, तो हमारा 0.04 आंसर होता। बट यहां पर हर सक्सेसिव ईयर में, हर 2 सक्सेसिव ईयर्स में हर बार होना, यानी हमारे 2 टाइम्स इन 2 सक्सेसिव ईयर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज अकरिंग 2 टाइम्स इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। और हमारी WBPSC की जो आंसर की आई है उसमें भी यही आंसर दिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर एक फ्रेम दिया हुआ है, और ये मैंने अपने जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था वहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा मोमेंट O से C की तरफ आ रहा है, MOC, दैट वाज कितना हमने बताया था 4m/7। तो बिकॉज फॉर एंड हमारा फिक्स्ड है, तो वी नो कि अगर हमारा MOC ये है तो ये हमारा MOC/2 होगा, बिकॉज फॉर एंड अगर हमारा फिक्स्ड है तो देयर इज वन कंसेप्ट दैट इज कैरी ओवर फैक्टर ऑफ 1/2, यानी जो मोमेंट आपका यहां पर आएगा उसका हाफ मोमेंट यहां पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा MCO इज इक्वल टू 2m/7। तो आप अगर देखेंगे हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन करेक्ट। और WPPSC ने हमारा आंसर ऑप्शन जो दिया है वो आई थिंक ए दिया है, तो ये हमारा बी दिया है, ए या बी में से कुछ दिया है विच इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज करेक्ट ऑप्शन हमारा 2m/7 होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा ड्राई कोहेशनलेस सॉइल है। कोहेशनलेस सॉइल का मतलब है जो सी वैल्यू है वो हमारी 0 है, वो हमारा फ्रिक्शन एंगल जो है वो फाई है, और हमें पूछा गया कि जो हमारा फेल्योर प्लेन होगा मेजर प्रिंसिपल के साथ वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की जो सी वेंकटरमैया की बुक है उसके चैप्टर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में का मैंने यहाँ पर एक डिटेल्स दी हुई हैं, जिसमें हमारा ये हमारी क्या है प्योर फ्रिक्शनल सॉइल है, यानी हमारी सी की वैल्यू जो 0 है, यानी वाई एक्सिस पर जो हमारा ऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जो हमारा फेलियर इन्वेलप है, और जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट करेंगे वहां से अगर हम इसको सेंटर को ज्वाइन करें और ओरिजिन को ज्वाइन करें तो हमारा ये जो कहलाएगी ये हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, और ये हमारी जो इसका एक्सट्रीम वाला स्ट्रेस वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है उससे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो मेजर जो फेल्योर प्लेन है वो इस प्लेन से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल हमको निकालना है, और ये अल्फा एंगल हमने ये मान लिया। तो ये एंगल जो आएगा अगर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ पूछा होता, माइनर फेलियर प्लेन के साथ पूछा होता तो ये एंगल आता। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू 45 + 5/2 आएगी, तो ज्योमेट्री से ये वाली जो वैल्यू आएगी माइनर प्रिंसिपल प्लेन के साथ जो हमारा फेलियर का एंगल बनेगा वो 45 - 5/2 बनेगा, और बाई ज्योमेट्री ये एंगल जो आएगा वो हमारा 45 +
5/2 आएगा। तो इसका रेफरेंस देकर आप इसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमारा WBPSC ने 5 आंसर दे दिया है और करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, ठीक है। यहां पर यही सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो दिखाई हुई है कि जो हमारा फेल्योर प्लेन है उसका जो मेजर प्रिंसिपल के साथ एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री प्लस 5/2 बन रहा है। उसके बाद आते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो सॉयल जब टेस्टिंग करते हैं तो जो श्रिंकेज इंडेक्स होता है वो क्या होता है। तो जो हमारे आंसर की आई है वो हमारी सी ऑप्शन दी हुई है उसमें WPPSC में। और अगर हम सॉयल मैकेनिक्स फंडामेंटल्स पेज 37 ऑफ मुनीराम बुद्धू की बुक देखें तो उसमें दिया हुआ है कि जो श्रिंकेज इंडेक्स है वो हमारा ये डिटरमाइन करता है, वाटर कंटेंट की वो रेंज बताती है फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू श्रिंकेज लिमिट, जिस स्टेट में हमारी जो सॉयल है वो सेमी सॉलिड स्टेट में रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम द प्लास्टिक लिमिट, ध्यान रखना है प्लास्टिक लिमिट से श्रिंकेज लिमिट तक, फॉर विच द सॉयल बिहेव्स एज अ सेमी सॉलिड इज कॉल्ड द श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का जो वाटर कंटेंट की रेंज है जिसमें आपका जो सेमी सॉलिड स्टेट मिल रहा है वो हमारी श्रिंकेज इंडेक्स है। लिक्विडिटी इंडेक्स जो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स था आपने पढ़ रखा है, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए था कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। WPSC ने ये ऑप्शन दिया हुआ है, सो आपको इसमें भी ऑब्जेक्शन रेज करना है, चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को, सो दैट इसमें मार्क्स टू ऑल हो जाए या इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन के लिए हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे TMT थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड रेनफोर्सिंग स्टील बार्स हैं FE 500 में हमारा क्या सिग्निफाई करता है। इसमें अलग अलग वैल्यूज है। हमारी जो बुक है जो WPSC की आंसर की आई है उसमें जो आंसर दिया है वो हमारा यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, बट इसमें हमारे जो आंसर्स हैं ये दोनों ही करेक्ट हैं। यील्ड स्ट्रेस भी करेक्ट है, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस भी करेक्ट है। वो इसलिए बिकॉज FE 500 में हमारा देयर इज नो डेफिनिट यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनिट यील्ड पॉइंट ना होने की वजह से जो हमारा 0.2% प्रूफ स्ट्रेस होता है वो हम यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये चीज हमें आपको कहां से रेफरेंस में मिलेगी, यहां पर उसके लिए मैंने 2 रेफरेंसेस आपको दिखाए हुए हैं। IS 1786 है जिसमें हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट के स्पेसिफिकेशन दिए हैं। उसके टेबल 3 पर अगर आप जाओगे और FE 500 की देखेंगे आप तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस है या फिर यील्ड स्ट्रेस है दोनों ही हमारे 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। और अगर किसी रेफरेंस बुक की बात करें तो रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन की उन्नी कृष्णन पिल्लई की बुक अगर आप देखोगे तो जो हमारे FE 415 है, FE 450 है, जहां पर हमारा डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता वहां पर हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग अपनी यील्ड स्ट्रेस लेते हैं जिसको हम FY डिफाइन करते हैं और उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं रेनफोर्सिंग स्टील के केस में। और यहाँ पे वो क्लॉज भी मैंने बुक का लिखा हुआ है कि बेसिकली जो 3 ग्रेड्स हैं हमारे स्टील के वहां पर जो स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो यील्ड स्ट्रेंथ को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील भी बोलते हैं एंड दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 0.2% प्रूफ स्ट्रेस इन केस ऑफ HYSD यानी TMT बार्स, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने कोई भी आंसर इनमें से किया उनको मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आपको इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच बोल्ट्स इज एन एंगल सेक्शंस आर प्लेस्ड इज नोन एज। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में यहां पर रिवेट्स दिया होता, ठीक है, तो हमारा इस लाइन को जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है उसे हम रिवेट लाइन भी बोल सकते थे, बैक लाइन भी बोल सकते थे, गेज लाइन भी बोल सकते थे और उस केस में हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव होता। अगर इसका रेफरेंस की बात करो तो हमारा जो IS 800 1984 का कोड था जिसके बेसिस पे रामचंद्र एंड गहलोत की जो बुक है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिवेट लाइन है वो हमारी इमेजिनरी लाइन है
along which rivets are placed। उस लाइन को हम स्क्रीव लाइन भी कहते हैं, बैक लाइन भी कहते हैं और गेज लाइन भी कहते हैं। ये तो हो गया इसका रेफरेंस। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, रिवेट्स को बोल्ट्स से रिप्लेस कर दिया। तब उस केस में उसको हम रिवेट लाइन नहीं कहेंगे, हम उसको सिर्फ और सिर्फ गेज लाइन कहेंगे, या आप उसको क्या कहेंगे, अगर आप दूसरा रेफरेंस देखेंगे तो एसके दुग्गल की जो बुक है उसमें अगर आप देखोगे कि जो हमारी गेज लाइन है उसको आप बोल्ट लाइन कहते हो रादर देन रिवेट लाइन, बिकॉज आपने रिवेट की जगह बोल्ट्स यूज किए हैं, तो उसको तो आप बोल्ट जब यूज कर रहे हो तो आप उसको रिवेट लाइन नहीं कह सकते हो। तो गेज लाइंस को हम बोल्ट लाइन कह सकते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो गेज लाइन ही होगा। और जो आंसर की भी दी है वो WPPSC ने भी गेज लाइन ही दी है। अगर रिवेट होता तो ऑल ऑफ द अबव था। तो जिन स्टूडेंट्स ने डी किया है वो गलत है, अप्रोप्रिएट आंसर गेज लाइन है। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बिल्कुल करेक्ट आंसर की दी है उसने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसमें से हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, शूट है और ओजोन है। तो एसके गर्ग की बुक के एयर पोल्यूशन चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब आपस में रिएक्ट करके नया पॉल्यूटेंट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की अगर आप बुक में लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है ये हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा यहाँ पर ओजोन होगा। बाकी सारे जो है हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और शूट ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। दीज आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ओजोन होगा। और हमारी WPPSC की आंसर की में नाइट्रोजन ऑक्साइड दी है जो कि इनकरेक्ट है। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, ठीक है। यू हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन बिकॉज इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सुपर एलिवेशन जो हम रोड में प्रोवाइड करते हैं वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होता है, जिस वेलोसिटी से व्हीकल पेमेंट में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और इसका रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है, ये जस्टो खन्ना की बुक है, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिलेशन मिलेगी। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ पेमेंट्स जो चैप्टर है उसमें की जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप इसका ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। यू हैव टू रेज दिस ऑब्जेक्शन बिकॉज आंसर की जो WPSC ने इसकी गलत दी हुई है। यू हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सर्कुलर रिंग बीम इन अ टिपिकल इंच टाइप ओवरहेड वाटर टैंक सपोर्टेड ऑन कॉलम्स लोकेटेड इन फॉर्म ऑफ सर्कल सिमेट्रिकली सब्जेक्टेड टू हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट कॉलम सपोर्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज थी कि इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा। उसमें वहां पर जो रिंग बीम है जब वो हमारी सिमेट्रिकली सर्कुलर कॉलम से सपोर्टेड होती है उस केस में टॉर्जनल मूवमेंट हमारा जनरेट नहीं होता है। सिर्फ हमारी जो रिंग बीम है वो हमारी शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मूवमेंट सिर्फ जनरेट होते हैं कॉलम सपोर्ट पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए ही होगा। और WPPSC ने भी आंसर की में यही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए नो ऑब्जेक्शन हैज टू बी रेज्ड इन दिस रिगार्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डायमेंशनल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय नोटेशंस हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। यहाँ पे 2D मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा एक स्ट्रेस टेंसर दिया हुआ है जिसमें हमारा सिग्मा x, सिग्मा y, टाउ x, टाउ y दिया हुआ है। ये मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो यहाँ पर किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में अगर आप देखोगे कि जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो ये होता है जिसमें सिग्मा x की वैल्यू आपकी 100 दी हुई है, सिग्मा y की वैल्यू आपकी 20 दी हुई है, टाउ x की वैल्यू 30 दी हुई है। इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट 50 मेगापास्कल। बट जो WPPSC की आंसर कीज में आंसर दिया हुआ है वो हमारा 110 दिया हुआ है, विच इज इनकरेक्ट एंड यू हैव टू रेज दिस ऑब्जेक्शन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। You have to raise objection in this question with reference from any of the standard book जहां पर ये फॉर्मूला मेंशन्ड है। उसके बाद आते हैं एक सिमेट्रिकल फुटिंग है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज है कि सर इसका आंसर क्या होगा। सिमेट्रिकल फुटिंग है एक जो कि एक लीनियर आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉइल पर रखी हुई है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारी क्लेई सॉइल है
बिकॉज उसका जो बिहेवियर है वो हमारी इलास्टिक सॉइल को रिसेंबल करता है। इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर कंसेंट्रिक लोड, यानी हमारा कोई भी जो भी लोड ट्रांसफर हो रहा है बेस पर वो हमारा कंसेंट्रिक है, कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो फुटिंग है वो इस परफेक्टली रिजिड है, और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर एट द फुटिंग क्या होगा। जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई फुटिंग है उस पर जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है अगर वो रिजिड है, रिजिड फाउंडेशन ऑन क्ले में आपने पढ़ा था कि हमारा जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्ट्रेसेस हैं, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं, ये मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि हमारा सपोर्ट्स पर जो एजेस हैं वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, सेंटर पे हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए पर टिक किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर फुटिंग की जो स्टिफनेस है वो हमारी परफेक्टली रिजिड का मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक फॉरेन राइटर की एक बुक है, उसका मैंने रेफरेंस दिया है, और बुक का नाम जो मैंने दिया है सॉइल मैकेनिक्स, पेज 134, जी बार्न्स की बुक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो रिजिड फाउंडेशन होगा उसकी जो स्टिफनेस है वो हमारी इन्फिनाइट होगी, और वो हमारा अंडर द एक्शन ऑफ द लोड वो बेंड नहीं करेगा, वो पूरा एज अ होल यूनिट वो मूव डाउनवर्ड्स करेगा यूनिफॉर्मली। और इसको हम रिसेंबल कैसे कर सकते हैं, थिक रिलेटिवली स्मॉल रेनफोर्स कॉन्क्रीट पैड फाउंडेशन। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसमें उन्होंने एक आइसोलेटेड फुटिंग ली, यहाँ पे सर्कुलर राफ्ट के फॉर्म में दिख रही है, और उस पर कंसंट्रेटेड लोड लगाया। तो अगर हमारी फुटिंग, और यहाँ पे सॉइल मान लिया कि हमारा नीचे क्ले ही था, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में हमारा कुछ ये बिहेवियर आया, स्टिफ में ये बिहेवियर आया, ये हमारी मैग्नीट्यूड स्ट्रेस की है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा एज पे ये हमारी एजेस है, ये सेंटर है, सेंटर पे हमारी मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस हैं और हमारी एजेस पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह बना जो कि आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी रिजिडिटी बढ़ती जा रही है, हमारी जो स्ट्रेसेस की यूनिफॉर्मिटी है इन केस ऑफ रिजिड फाउंडेशन वो हमारी यूनिफॉर्म होती जा रही है। तो यहाँ पर जो कंक्लूड किया कि जो रिजिड फाउंडेशन है उनके नीचे जो स्ट्रेसेस हैं अगर वो हमारी कंसिडरेबली बढ़ा दी जाए तो रिजिडिटी, परफेक्टली रिजिड फाउंडेशन का मतलब सिग्निफिकेंस यहाँ पर आएगा, आप लोड बढ़ाते जाओ, कितना भी लोड बढ़ा दो आप, कि जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारी मोर यूनिफॉर्म होती जाएंगी, बिकॉज हमारा जो फाउंडेशन है वो परफेक्टली रिजिड है, ठीक है। बिकॉज देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस, एंड जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमिलर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन अ क्ले इज ऑब्टेन्ड। सच दिस सजेस्ट दैट कोई भी पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ रिजिड फाउंडेशन इज कंपेरेबल टू यूनिफॉर्म प्रेशर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज थी कि ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ड्यू टू दिस वर्ड परफेक्टली रिजिड। अगर ये वर्ड नहीं होता, सिर्फ सिंपली लिखा होता कि रिजिड फुटिंग है, तो हम कह सकते थे कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बट यहाँ पर WPPSC ने भी ऑप्शन सी दिया हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन में आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है, बिकॉज करेक्ट आंसर जो है हमारा वो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा बिकॉज ऑफ दिस परफेक्टली रिजिड फाउंडेशन। उसके बाद आते हैं कि एक बार है जो कि सब्जेक्ट किया जा रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कोई भी बार अगर हम अज्यूम कर लें और उसका टेम्परेचर हम रिड्यूस करें, यानी -ΔT करें, और उसको डिफॉर्म होने से प्रिवेंट करें, यानी हम उसको रेस्ट्रेन कर दें कि वो हमारा कंप्रेस ना हो, तो वो क्या करेगा, उसमें हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी। तो जो स्ट्रेस हमारी इंड्यूस होती हैं उनको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस, जिनका जो नेचर होगा वो हमारा टेंसाइल नेचर होगा। इसके सपोर्ट में कि आंसर हमारा जो होगा वो थर्मल स्ट्रेसेस होगा, मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज जो नेचर ऑफ स्ट्रेसेस है वो टेंसाइल होंगी, बट जो डिफिनीशन है, जो टर्मिनोलॉजी की स्ट्रेस की कैटेगरी है वो हमारी थर्मल स्ट्रेसेस होंगी। और इसके रेफरेंस के लिए मैंने एक रॉबर्ट मिलर जोन्स की बुक है, पेज 163 पे लिखा हुआ है कि थर्मल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस हैं जो कि हमारी इंड्यूस होती हैं जब हमारा किसी भी बॉडी टेम्परेचर चेंज किया जाता है और उसे रिस्ट्रेंड किया जाता है फ्री मूवमेंट होने से, इन केस ऑफ फ्री थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। दैट इज थर्मल स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद थर्मल लोडिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेस, जो कि हमारी लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया जहां पर आप ये क्लेम कर सकते हो, और यहां पर क्लियरली लिखा भी हुआ है कि थर्मल स्ट्रेसेस, ये लाइन है आपके रिलेवेंट पॉइंट, thus thermal stresses arise because the bars tends to expand axially, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा +ΔT, हम टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फ्री थर्मल स्ट्रेन होगा,
and transversely, but there is no transverse restraint, so the bar does not expand freely in the transfer direction, but the restraint and prevents any axial expansion prevent होने से बचाएगा अगर हमारा ये बार फिक्स्ड एंड में. सो द बार्स इज कंप्रेस्ड फ्रॉम व्हाट इट वुड हैव बीन विदाउट एक्सियल रिस्ट्रेंट टू व्हाट इट मस्ट बी एक्सियली रिस्ट्रेंट थ्रू आउट जनरेटिंग एन एक्सियल स्ट्रेस. ठीक है, तो जो ये एक्सियल स्ट्रेस होगा जो कि हमारी थर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आ रहा है वो हमारा कंप्रेसिव नेचर का होगा. ठीक है, बट यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, तो हमारी जो स्ट्रेसेस होंगी, जो नेचर होगा स्ट्रेसेस का वो हमारा टेंसाइल होगा, बट वो स्ट्रेसेस की जो कैटेगरी होगी वो थर्मल स्ट्रेसेस होगी. तो आंसर की में तो WBPSC ने ए ऑप्शन दिया है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वो थर्मल स्ट्रेसेस होना चाहिए. जो कैटेगरी है स्ट्रेसेस की वो थर्मल स्ट्रेसेस, बिकॉज थर्मली इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस हैं वो, और जो नेचर स्ट्रेसेस का जनरेट हो रहा है बार में वो टेंसाइल स्ट्रेसेस है. तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि क्रिटिकल पाथ, किसी भी प्रोजेक्ट में हमारा जो क्रिटिकल पाथ है उसका स्लैक जो होगा वो क्या होगा. जो WPPSC ने दिया है आंसर की वो हमारा 0 स्लैक दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है मिनिमम स्लैक, और मेरे अकॉर्डिंग और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये हमारा मिनिमम स्लैक होगा. ये गलत नहीं है, बट मोर अप्रोप्रिएट जो होगा वो मिनिमम स्लैक होगा. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मिनिमम स्लैक होगा, और इस पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है. यू हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब रेफरेंस के तौर पे अगर हम BC पूनमिया की बुक देखें तो उसमें लिखा हुआ है, बिकॉज जो स्लैक है वो हमारा इवेंट पर होता है. एक क्रिटिकल पाथ वो है जो कि हमारे वो इवेंट्स को कनेक्ट करता है जिसके अलोंग हमारा 0 या मिनिमम स्लैक टाइम आ रहा हो. ठीक है, एक बात तो ये हो गई, तो 0 भी हो सकता है, मिनिमम स्लैक टाइम पे हो सकता है. बट अगर हम जनरलिटी में बात करें, ठीक है, तो जिस पाथ के अलोंग, जिन जिन इवेंट्स के अलोंग हमारा जो स्लैक टाइम कैलकुलेटेड आ रहा है वो मिनिमम है, इट मीन्स अगर उस मिनिमम टाइम से हम डेविएट होंगे तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक और बुक है रॉबर्ट्स के वेस्की इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम की ये बुक है. इसमें आप तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनली इन जनरल केस द क्रिटिकल पाथ इज द पाथ दैट हैज द मिनिमम स्लैक. हम जनरलिटी में बात करें, किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क में हमारा जो मिनिमम स्लैक होगा उसके अलोंग ही हमारा क्रिटिकल पाथ होगा. ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा. ए सही है बट अप्रोप्रिएट हमारा बी होगा, मोर अप्रोप्रिएट. तो हमेशा क्वेश्चंस MCQ में हमें मोर अप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करना होता है. तो यहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं ऑप्शन बी के लिए. मैंने रेफरेंस ऑलरेडी दे हुए हैं, आप कोट कर सकते हो इन दोनों रेफरेंसेस का. उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में भी डाउट था कि ड्यूरिंग क्लियर कूल नाइट फॉलोड बाई हॉट सनी डे द एजेस एंड कॉर्नर्स, जो हमारा रिजिड पेमेंट है उसकी जो स्लैब है उसमें एजेस और कॉर्नर्स का जो रिजिड पेमेंट है वो हमारा अपवर्ड वॉक करेगा. इसका मैं डायरेक्टली आपको रेफरेंस बता देता हूँ कि BC पूनमिया की सॉइल मैकेनिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर रिजिड पेमेंट्स में ये क्लियरली वहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और लाइन बिल्कुल लिखी हुई है आपकी. सिमिलरली ड्यूरिंग अ क्लियर कूल नाइट फॉलोड बाय अ हॉट सनी डे द एजेस एंड द कॉर्नर्स ऑफ स्लैब will warp upward and the corners may be then be only partially supported or even unsupported. This condition will give the maximum stresses due to loading. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, WPPSC ने भी हमारा ऑप्शन बी ही दिया है. ठीक है, तो हमारा नो ऑब्जेक्शन हैज टू बी रेज्ड. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वार्प डाउनवर्ड लगा रखा है पर वो गलत है. देयर इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर विच नो ऑब्जेक्शन हैज टू बी रेज्ड. उसके बाद आते हैं कि बोल्ट कनेक्शन के लिए जो मिनिमम एज डिस्टेंस हमारा IS 800 2007 ने रिकमेंड की है वो हमारा शेयरिंग ऑफ प्लेट, शेयर रप्चर ऑफ प्लेट को प्रिवेंट करने के लिए दी है. और हमने रेफरेंस के तौर पे एक बुक SS भावीकट्टी की जो बुक है उसके 3.11 चैप्टर 3 पर 11 क्लॉज पर जाएंगे. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो बोल्ट है बेसिकली 3 स्टेजेस में हमारी प्लेट्स फेल हो सकती हैं. प्लेट्स की फेलोर की बात कर रहा है किसी भी जॉइंट में. पहला है बर्स्टिंग और शेयरिंग ऑफ द एज, दूसरा क्रशिंग ऑफ प्लेट एंड रप्चर ऑफ प्लेट. तो बर्स्टिंग या शेयरिंग एंड क्रशिंग फेलियर्स आर अवॉइडेड. ये 3 फेलियर आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्रशिंग, शेयरिंग एंड बर्स्टिंग. ठीक है, इन 3 फेलियर को आप प्रिवेंट कर सकते हो इफ द मिनिमम एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस एज पर IS 800 2007
recommendations are provided. तो यहाँ पे bursting, shearing या crushing failure can be avoided for the plates if sufficient edge distance has to be provided. तो more appropriate answer जो होगा वो shearing of plate होगा, और ये आप reference quote कर सकते हो। और WPPSC ने tearing of plate भी दिया है, ये failure इसमें टीयरिंग ऑफ प्लेट हमारा गलत ऑप्शन होगा, इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारा शेयरिंग ऑफ प्लेट इज मोर अप्रोप्रिएट। और मैंने एक और रेफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन की एक बुक है, जहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि मिनिमम एज डिस्टेंस टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए और एज पर शेयर रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए जो पार्ट हमारा प्लेट से कनेक्टेड है, मिनिमम एज डिस्टेंस मस्ट बी एंश्योर्ड। तो ये दोनों रेफरेंसेस आप कोट कर सकते हो WPPSC के लिए, ठीक है। द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज बी, एंड फॉर विच ऑब्जेक्शन हैज टू बी रेज्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारा, आप ध्यान से पढ़िए कि हमारा जो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, वो हमारा 150 mm दिया हुआ है, और ये यहां पर अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये हमारा ऐसे वेल्डेड है। और ये मैंने अपने वीडियो में कैलकुलेट करके बताया था कि जो टॉर्जनल कैपेसिटी है, जो एज पर IS 800 हमारी टॉर्जनल मोमेंट निकाला गया है, वो आपका कैसे निकाला गया है, आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है किसी भी वेल्ड साइज के लिए, वो आपको पता है 1 इंटू थ्रोट थिकनेस जो होती है इंटू मल्टीप्लाइड बाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दी वेल्ड डिवाइड बाई √3 गामा mv, या डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेल्डिंग, शॉप वेल्डिंग है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर दिस मटेरियल। तो हमारा गामा mw जो कि हम जनरली 1.25 लेते हैं, जब हमने IS 800 2007 के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाली तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, 500 न्यूटन पर mm लेंथ, यानी पर mm लेंथ की जो स्ट्रेंथ है वेल्ड की वो 500 न्यूटन है। तो हमारी जो टोटल लेंथ कितनी थी वेल्ड की, हमारा सर्कुलर शेप में वेल्ड है तो πd हो गया, और हमारा जो टॉर्क होगा जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो हमारी टॉर्जनल कैपेसिटी ऑफ द वेल्ड पे डिपेंड करेगा। तो ये πd इंटू d/2 इंटू ये स्ट्रेंथ, बिकॉज ये पर mm मीटर ऑलरेडी हमारी यहां से निकाल कर दी गई है, तो हमारा ये आ रहा था 5.625 पाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये था कि सर ये जो पार्शियल लोड फैक्टर इससे इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मैं तो आपको क्लियर कर देता हूं कि जो IS 800 2007 है उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आप निकालते हो, इसमें सिर्फ ये पार्शियल सेफ्टी और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज होता है। पार्शियल लोड फैक्टर जो है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन का कंसेप्ट है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में हम इस फैक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 800 2007 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ निकाली वो हमारी 500 आ गई। तो आपको इसको कहीं भी इसकी जो ये यूज है ये इरेलेवेंट है, इसका यूज यहाँ पर ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब ऑलरेडी 2007 के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकाल ली है तो इसका मतलब है कि वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑल द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स जो कि हमें कंसीडर करने थे डिजाइन में, ठीक है। तो जो टॉर्जनल कैपेसिटी है वो हमारी ए ही ऑप्शन होगी जो कि WPPSC ने दी हुई है, ना कि ये होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये होगी, इट इज इनअप्रोप्रिएट बिकॉज दिस पार्शियल लोड फैक्टर हैव नॉट टू बी कंसीडर्ड, इट हैज ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड इन दिस वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेप ऑफ डिफ्लेक्टेड कर्व ऑफ प्रिज्मेटिक बीम बिटवीन द सपोर्ट। तो बार देखेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, और ये जो केस है ये प्योर बेंडिंग का केस है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा वो हमारा एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड करेगा, जिसका जो डिफ्लेक्शन है मगर डेल्टा मान ले कुछ अजम्पशंस के साथ हमारा जो रेडियस आता है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, R = L² / 8 लैम्डा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में भी क्वेरी थी, और आंसर भी हमारे WPPSC ने सर्कुलर दिया हुआ है, और इसका आंसर हमारा सर्कुलर ही होगा बिकॉज ये प्योर बेंडिंग के केस में हमारा शेप बन रहा है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका मैं PDF भी शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप्स में, तो आपको चैलेंज करने में ईजी होगा रेफरेंसेस के साथ, और टाइमली आप इसको रेस कर दें चैलेंजेस, सो दैट आपके मार्क्स जो भी गड़बड़ हो रहे हैं वो रेक्टिफाई हो जाए। थैंक यू, ऑल द